भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग, बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उतारा, चढ़ने लगा सियासत का पारा। विधानसभा चुनाव के साल भर पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ उपचुनाव की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला सावित्री मंडावी से हो सकता है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस को अपने 4 साल के कार्यकाल और सहानुभूति वोट मिलने का भरोसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम अपना 4 साल का कामकाज जनता के बीच लेकर जाएंगे। हमें विश्वास है ये सीट भी हम बड़ी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं और हम लोग अपनी सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल रहेंगे। वहीं बीजेपी इस उपचुनाव में राज्य सरकार की वादा खिलाफी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को जनता का करारा जवाब मिलेगा। जो आक्रोश समाज के सभी वर्गों में पनप रहा है वो इस चुनाव में सामने आएगा। मुझे लगता है कि जो आक्रोश समाज के सभी वर्गों में पनप रहा है उसका एक प्रकटीकरण निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर के चुनाव में सामने आएगा और जनता इस बार कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरी तरीके से हराएगी। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस चुनाव में बाजी मारने की तैयारी में जुट गए हैं। अब तक प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपना रिकॉर्ड दोहराएगी या बीजेपी इस चुनाव में बाजी मार जाएगी। कुलेश्वर पांडे, रायपुर, बंसल न्यूज। भानु प्रतापपुर का रण कई सारे सियासी मायने को समेटे हुए। पहली बात तो यह कि 2023 के चुनावी संग्राम के पहले का यह प्रैक्टिस वर्क है। दूसरी तरफ आदिवासियों की नाराजगी के बीच कांग्रेस को अपनी पैठ परखने का बड़ा मौका भी है। आज भाजपा ने अपने प्रत्याशी तय कर दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी का भी इंतजार हो रहा है। भाजपा ने जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है वह एक बात साफ कर रहा है कि भाजपा के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं बची है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए नई उम्मीदवारों के साथ साथ दावेदारों की इतनी लंबी फौज है कि बगावत का डर भी सताने लगा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चुनौतियां दोनों तरफ से है। इन्हीं चुनौतियों के बीच भानु प्रतापपुर का चुनावी संग्राम सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या भानु प्रतापपुर में वाकई कांग्रेस के लिए लिटमस पेपर टेस्ट है या बीजेपी को यह बात साबित करने का एक बड़ा मौका कि वह 2018 हुई चूक के बाद अब पलटवार करने की स्थिति में है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरक्षण का मुद्दा गर्म है। आदिवासियों में एक तरह से सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। चुनाव भी आदिवासी बाहुल क्षेत्र में ही हो रहा है। जाहिर सी बात है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए चुनौती वाली स्थिति है। इन सब के बीच अगर भानु प्रतापपुर का रण अगर कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई तो यह तय हो जाएगा कि भूपेश सरकार के विकास की जीत हुई है और बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका होगा कि तमाम तिकड़म के बावजूद कांग्रेस अपने वर्चस्व को बरकरार रखने में कामयाब है। आज चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि भानु प्रतापपुर की जीत और हार क्या छत्तीसगढ़ के बड़े सियासी मायने को समेटे हुए है? क्या यह हार और जीत छत्तीसगढ़ के 2023 के चुनाव की एक बड़ी दिशा और दशा तय करने वाला है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लखन चौधरी साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुनानी जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तो मैं लखन जी के पास ही चलता हूं। लखन जी, मैंने नाम दिया है इस कार्यक्रम का, हमारी टीम ने, अभिषेक जी ने, सत्ता का सेमीफाइनल है ये। मेरे लिए और हम जैसे मीडिया वालों के लिए और आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव। लेकिन आदिवासियों के बीच हो रहा है ये चुनाव। वो आदिवासी जो कहीं ना कहीं आरक्षण कटौती को लेकर सरकार के एकदम विपरीत नजर आ रहा है। आर्थिक नाकेबंदी हो रही, कहीं पर बंद हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है। इस बीच ये सत्ता का सेमीफाइनल किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और पहले आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल अक्षरशः सही है और मैं उस सब चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूँ।
लेकिन आदित्य जी देखिए कि ये जो चुनाव है निश्चित रूप से सेमीफाइनल तो मान रही है, दोनों पार्टियां मान रही हैं, भाजपा भी कह रही है कि यदि जीत जाती है तो भाजपा में एक नए उत्साह का संचार होगा। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां हैं, ठीक है कि इस समय आदिवासी जो आरक्षण का मुद्दा है वो सतह पर है और पिछले 15-20 दिनों से कहा जाए लगभग महीनों दिनों से जो है तेजी के साथ आज दिन भर जिस तरह से हमने देखा कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुए हैं तो वो भी मायने रखते हैं। लेकिन देखिए इस चुनाव के साथ में ये भी हमको देखना चाहिए कि 1 और 2 दिसंबर को जो आरक्षण के मुद्दे पर ही विशेष सत्र विधानसभा में बुलाया जा रहा है उसमें निर्णायक जो है निर्णय होने वाले हैं। और आप ये मान के चलिए कि झारखंड का जो फार्मूला है वहां यहां पर छत्तीसगढ़ में लागू होगा और आरक्षण का मुद्दा चुनाव आते आते 5 तारीख तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भानु प्रतापपुर जो सीट है वहां पर भले ही वो आदिवासी बेल्ट है, बस्तर का इलाका है, लेकिन ये माना जाता है और ग्राउंड रिपोर्ट है मेरी कि वहां पर जो निर्णायक वोटर होता है वो ओबीसी वोटर होता है, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र वहां पर जो है ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है। तो बस्तर की स्थिति बस्तर में भले आता है लेकिन स्थितियां वहां पर अलग हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि आदिवासी जो आरक्षण का मुद्दा है वो उतना प्रभावी नहीं होगा और चुनाव जो होगा वो उसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगा और 3-3 प्लस पॉइंट मैं बता देता हूं दोनों पार्टी की। पहले भाजपा की बता देता हूं कि जैसे कि जो उन्होंने आज जो जिसको चेहरा बनाया है वो उनकी छवि खराब नहीं है। दूसरा एक प्लस पॉइंट भाजपा का है कि संगठन जो है वो लगातार सक्रिय है। मोहन भागवत जी फिर अभी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, भले ही वो सरगुजा में है लेकिन प्रभाव तो डालता ही है। तीसरा महत्वपूर्ण जो है आरक्षण का मुद्दा, जैसा कि आपने कहा, यह भाजपा के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो प्लस पॉइंट है, एक तो सावित्री मंडावी को मिलेगा वो सहानुभूति वोट। ये देखने में आता है कि ये बड़ा काम करता है, सहानुभूति जो वोट है उसके नाम पर जो है वोट मिलता है और छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश भर में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण सरकार की छवि, भूपेश बघेल जिस तरह से आक्रामक तरीके से अपनी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर जो है काम कर रहे हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से भाजपा का संगठन मजबूत है, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन सरकार की छवि छत्तीसगढ़ में अधिक महत्वपूर्ण है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के लिए जो फेवर में होगी कि लगातार 4 उपचुनाव में जो स्ट्राइक रेट इनका 100% का रहा है, इस बार भी मुझे लगता है कि 19-20 का टक्कर भले रहेगा लेकिन पड़ला जो है कांग्रेस का भारी होगा। अमित जी, डर तो नहीं लग रहा है क्योंकि आरक्षण की एक तरफ आग है, आर्थिक नाकेबंदी हो रही है आज बस्तर में, रायपुर में भी देखने को मिली। अरविंद नेताम ने तो जोर शोर से नारे भी कई बुलंद किए, वो नारे ऐसे थे कि मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन विरोध है। ठीक है, 1 तारीख को आप विशेष सत्र बुला रहे हैं और जैसा कि कह भी रहे हैं हमारे साथी जो हैं चौधरी साहब, बहुत साफ है कि सरकार इस विषय पर कोई ना कोई डिसीजन झारखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ले लेगी। लेकिन आरक्षण का असर, मैं बस्तर होकर आया, अभी 7 दिन रहा। बस्तर में जो 12 सीटें आपको मिली थी 11 2018 में और एक उपचुनाव में टोटल 12 की 12 सीटें आपके पास है, लेकिन वो 12 का हाल अभी दिख रहा है कि आरक्षण की आग ऐसी कि 2 या 3 सीट जीत जाए कांग्रेस तो बड़ी बात है। आरक्षण बड़ा असर डालेगा इस चुनाव में अमित जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बातें से और लखन भैया ने जो अभी कहा, मैं दोनों को क्लब करता हूं। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि ये सेमीफाइनल है, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इस प्रदेश में 5वां उपचुनाव है और 4 सेमीफाइनल इसी जनता के आशीर्वाद, प्यार से और विश्वास के कारण हमने वो जीता है। और जिस प्रकार से अभी लखन भैया ने ये बात कही भी, और ये फैक्ट है कि 5वां ये जो सेमीफाइनल हम जो खेलने जा रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि हर सेमीफाइनल जब अब ये उपचुनाव होता था तो बीजेपी के लोग कहते थे कि ये सरकार के लिए टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, और अब सरकार की योजनाओं को पता लग जाएगा कि सरकार ने क्या काम किया। और छत्तीसगढ़ की जनता ने, ये बस्तर की भी जनता ने जब उपचुनाव हुआ था तो हमारे कार्यों पे जिस प्रकार से मुहर वहां पर लगी थी और जो प्रचंड बहुमत से हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आए थे, तो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है जो छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद आ रहा है, खास करके आदिवासी भाइयों को। चाहे फिर मैं उन मुद्दों पे, अनगिनत मुद्दे मेरे पास है, शायद समय कम हो जाएगा, कि जिस प्रकार से उनकी जमीनों को वापस किया गया, जिस प्रकार से आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहां पर काम हो रहा है, जिस प्रकार से नक्सलवाद को जो खात्मे की ओर बस्तर और सरगुजा जो बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर आप देख लीजिए सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। और आपने जो आरक्षण की बात की, निश्चित तौर पर लखन भैया ने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 तारीख के विधानसभा में जब इस पर चर्चा होगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतर स्थिति में हम आज भी हैं और कल भी हम बेहतर स्थिति में आएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है
सॉरी कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार काम कर रही है वो आदिवासियों के हित उनके लिए हमेशा से सर्वोपरि रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा कहा कि चाहे आदिवासी भाइयों को जमीन वापस करने से लेके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके स्थानीय, चाहे बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण में स्थानीय लोगों को बैठाना हो, चाहे वनोपज की खरीदी हो 7 से 65, हर स्थिति में आप देखेंगे सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बस्तर का आदिवासी जो भाई है उसने एक संदेश पहले भी दिया था, क्योंकि भाजपा के लोग आदित्य जी कहा करते थे हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ की बस्तर की जनता को मैं नमन करता हूं जिन्होंने ये संदेश वहां से दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से जो मुक्त भाजपा से जो मुक्त बस्तर हुआ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो प्यार, आशीर्वाद और विश्वास जनता ने 4 सेमीफाइनल में जब हमें जिता के जो जीत हमको दी थी, जो जीत का आशीर्वाद दिया था, निश्चित तौर पे आज ये 5वां उपचुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं। और अभी नहीं, ये उपचुनाव के बाद जो हमारे यहाँ विधानसभा होने वाला है, आप देख लीजिए, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 71 का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। सुंदरानी साहब, आपदा में अवसर ढूंढने की पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की। 2023 में शायद ये मुद्दा उठाना था आपको, आदिवासी आरक्षण वाला, लेकिन उपचुनाव है तो आपको मौका मिल गया। लेकिन पत्ते तो वही हैं, वही ब्रह्मानंद नेताम, वही देवलाल दुग्गा और सतीश लाटिया। क्या नए चेहरे है ही नहीं अब भारतीय जनता पार्टी के पास? गुजरात में आप देख लीजिए, 38 से 40 विधायक के पुराने जो चेहरे थे वो चेंज कर दिया आपने। कोई नया चेहरा नहीं है कि आपके पास? फिर वही रिपीट, 2003 में दुग्गा जी, 2008 में फिर ब्रह्मानंद नेताम, 2013 में सतीश लाटिया, 2018 में फिर देवलाल दुग्गा, और फिर उपचुनाव में फिर ब्रह्मानंद नेताम। नए चेहरे नहीं है क्या आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास लंबी श्रृंखला है। ब्रह्मानंद नेताम जी पूर्व विधायक हैं, लोकप्रिय नेता हैं। अगर हम बस्तर के नेताओं में की सूची में देखें तो ब्रह्मानंद नेताम जी एक बड़ा चेहरा है और लगातार वो संघर्ष करते रहे, जो नीचे से ऊपर आए, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता और लोकप्रियता को ध्यान में रखते ही ब्रह्मानंद नेताम जी को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और निश्चित रूप से आदित्य जी, ये उपचुनाव हम जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि आज बस्तर में सिर्फ आदिवासी समाज नहीं बल्कि बस्तर में रहने वाला हर समाज कांग्रेस पार्टी से उब चुका है। कांग्रेस को जिस प्रकार से 11 सीट पहले दिया, एक उपचुनाव के माध्यम से 12 की 12 सीटें दिया, जो अपेक्षाएं बस्तर के लोगों की थी वो इनकी पूरी नहीं हुई। जनता इनसे पूरी तरह से खफा है। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा बहुत जोरों से है। इन्होंने आदिवासियों के साथ छल किया। अमित श्रीवास्तव जी अभी कह रहे थे कि हमारे पास लंबी सूची है आदिवासियों के हित में काम करने के लिए। ये नक्सल समस्या समाप्त करने की बात करते हैं। बेगुनाह आदिवासी नागरिक मारे जा रहे हैं, नक्सलियों के शिकार हो रहे हैं। आपके समय का आंकड़ा बहुत ज्यादा है सुनानी जी, फिर उस विषय पे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, निश्चित कहीं और पहुंच जाएंगे। मेरा सवाल था सुनानी साहब, आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम बहुत अच्छे लीडर हैं। 2003 में कहां गए थे? 2008 में जीते, 2013 में कहां गए थे? 2018 में कहां गए थे? क्या ब्रह्मानंद नेताम को एक बार जीतने के बाद आपने रेफरी की भूमिका में भेज दिया था? क्यों नहीं 2013 में उनको टिकट मिली? क्यों 2018 में टिकट मिली? भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतन गहन के बाद सर्वे कराकर जनता की मांग पर उम्मीदवार का चयन करती है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ की भानु प्रतापपुर की जनता की डिमांड पर ही यह कैंडिडेट उतारा जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती प्रदेश में शुरू हो जाएगी और 2023 के लिए एक बड़ा रास्ता बनेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये कितने भी दावे कांग्रेस के लोग कर ले, ये भानु प्रतापपुर चुनाव का उपचुनाव तो नहीं जीत सकते और आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में भी धराशायी होंगे और लोकसभा में तो होंगे ही 2024। लखन साहब, ये कैंडिडेट का चयन क्या विकल्प नहीं था इनके पास? मैं बस्तर रहा, अभी भानु प्रतापपुर भी गया, मुझे आम लोगों से जब बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आम लोग इस बार नया चेहरा चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे पुराने चेहरे, वो नहीं चाह रहे थे देवलाल दुग्गा, वो नहीं चाह रहे थे ब्रह्मानंद नेताम, वो नहीं चाह रहे थे सतीश लाटिया। परमानंद तेता करके एक नया नाम वहां पर उभर कर सामने आया था और सब यही चाह रहे थे नए चेहरे को आप दीजिए। हो गई पुरानी चीजें खत्म हो गई। 2018 का चुनाव हमने बुरी तरह से हारा, अब हमको नए चेहरे चाहिए 2023 के चुनाव में भी और इस उपचुनाव में भी। लेकिन वो नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, नुकसान होगा इसका?
बिल्कुल नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए भाजपा के ये जो है उसकी परंपरा में नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि गुजरात में या कहीं भी जब चुनाव होते हैं तो भाजपा इस मामले में आगे है कि चेहरा बदलने में वो कहीं कोताही नहीं करती, बहुत जो है ताबड़तोड़ इसमें बदलाव करती है। तो इसका नुकसान निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि कहीं हो न जाए। और भूपेश बघेल जी की जिस तरह से आक्रामकता है उसके सामने शायद हो सकता है कि टिक न पाए भाजपा जो है। और जहाँ तक ये जो चीज़ हम अभी देख रहे थे कि आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा है, उसमें आदित्य जी मैं कई बार कह चुका हूँ कि आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा इतना जोर शोर से उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा प्रायोजित है और इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, जबकि उस मुद्दे में कांग्रेस जो है दोषीदार उतनी ही है जितनी भाजपा। मतलब कांग्रेस को ही बना दिया चौधरी साहब, ठीक है। हाँ। अमित जी, ये आपका भानु प्रतापपुर चुनाव आप लड़ रहे हैं, उपचुनाव है, उसमें सबसे बड़ी बात है आरक्षण का मुद्दा। क्या खैरागढ़ जैसा कोई बड़ा दांव तो नहीं खेलने वाले हैं सीएम साहब? क्योंकि जिला बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है भानु प्रतापपुर की और ब्राह्मण नेताम उसका अग्रणी भूमिका में रहे, मतलब साफ है उसमें उभरता हुआ चेहरा है जो जिला बनाने की मांग करते हैं। क्या जिला बनाने का एक बड़ा दांव तो नहीं खेल देंगे इस चुनाव में? देखिए आदित्य जी, चुनाव कोई भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते हैं। जो भी जरूरतें होंगी हम पूरी उसमें शिद्दत से उसमें काम कर भी रहे हैं और आपको बहुत जल्दी ये आपको निर्णय जो आएगा वो भी आप सभी को उस पता लग जाएगा। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 15 साल अगर वाकई अच्छा ये काम करते तो 15 सालों के बाद जिस प्रकार से जनता ने इन्हें 14 सीटों में लाके छोड़ा आदित्य जी, और कम से कम छत्तीसगढ़ में भाजपा बस्तर ने जो संदेश दिया था 12 की 12 अगर कांग्रेस को सीट दे रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि बस्तर की जनता में इनको लेके कितने पीड़ा है, वेदना है, इतना रोष है कि आप देखिए कि लगातार उपचुनाव भी जो हुए वो भी हम जीते। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में खास करके बस्तर की जनता ने हमेशा एक संदेश दिया है प्रदेश को, और इस बार ये चुनाव जिता के लगातार हमें जो 5वां उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने जैसा कहा कि नए कार्यकर्ताओं को मौका, मैं तो आपके एक कदम और आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी में अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता तो पार्टी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और इनके यहाँ जब हम जीते थे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके कारण और हमारे नेताओं की रणनीति के कारण हम चुनाव जीतते हैं। लेकिन इनके यहाँ क्या होता है, देखिए जब ये चुनाव हारे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने क्या कहा था, हम हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें हरा दिया। एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता इनके यहाँ थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं उनका नाम लेता हूं, उपासने जी, बड़े अच्छे लीडर थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है। और इसीलिए शायद मैं हमेशा कहता हूं आदित्य जी कि इनके यहाँ कार्यकर्ताओं में आज भी रोष है। वो मिस्ड कॉल करके जो 56 लाख कार्यकर्ता हुआ करते थे, जब वोट मिलता है तो 38 मिलता है, मतलब इनके ही कार्यकर्ता इनको वोट नहीं देते। शायद इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आदित्य जी कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कार्यकर्ता आज भी इनसे रुष्ट है और आपने स्वतः ही कहा कि नए कार्यकर्ताओं को मौका इनके यहाँ नहीं मिलता। आज भी कार्यकर्ताओं में रोष है। अमित जी, अगर कार्यकर्ताओं की इज्जत कांग्रेस करती तो आज अमित श्रीवास्तव किसी न किसी निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष होते। बहरहाल मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को डीआरओ बना के हरियाणा भेजा जाता है, हिमाचल में प्रभारी बना के चंबा जिला में भेजा जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी हर व्यक्ति, नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई पोस्ट आदित्य जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। पिछले 8 साल से पार्टी प्रवक्ता बना के रखी है, पार्टी का सब कुछ अमित श्रीवास्तव को ही दे देगी क्या? अमित श्रीवास्तव के हकदार नहीं है जो पार्टी ने नहीं दिया है। देखिए पार्टी ने जो दिया है मैं उससे बहुत खुश हूं। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अगर पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है तो मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी के सदस्य हूं जहां कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। चौधरी साहब, जो हम सिनारियो देख रहे हैं, कांकेर जिले की मैं बात कर रहा हूं, कांकेर जिले में 3 सीटें हैं, कांकेर, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़। अगर मैं दोनों सीटों की बात करूं तो ऑलरेडी वहां पर विधायक है कांग्रेस के, लेकिन ये सब पैराशूट लैंडिंग वाले लोग हैं। शिशुपाल सोढ़ी कांग्रेस के संगठन से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दूसरे अनूप नाग, उनकी पत्नी जो है निश्चित तौर पर उन्होंने मेहनत की, लेकिन अनूप नाग थाना प्रभारी होकर रिटायर हुए, उसके बाद सीधा उन्होंने चुनाव लड़ लिया, वो जीत गए। तीसरा सावित्री मंडावी, सावित्री मंडावी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, शिक्षिका है, पति मनोज मंडावी। कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं है, हर बार आप लाके कैंडिडेट खड़ा कर दो, कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने और झंडा लगाने के काम आएगा क्या? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है आदित्य जी की इस तरह के दर्जनों और एग्जाम्पल जो है मैं दे सकता हूँ। कार्यकर्ताओं की कहीं से कोई इज्जत किसी भी पार्टी में नहीं हो रही है। केवल जिसका रसूख है, जिनका या तो जो है डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं कि जो है, और डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, कि ये जो चीज़ें हैं इस तरह से कार्यकर्ताओं को
जो है एक किनारे करके, हाशिए पर करके, जिस तरह से या तो पैसा वाला है या जिताऊ कैंडिडेट है, इस तरह के चीज़ों को जो है कांग्रेस आगे जो कर रही है, ये नहीं होना चाहिए कायदे से। अभी जब भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है चरम पर है तो वो किसी को भी दे सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इन सब चीज़ों को जनता भी जो है स्वीकार नहीं करती। ये भी हमारी भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। आदित्य जी, मनोज मंडावी जी का निधन हुआ, निश्चित तौर हम सब उन गहरी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या निधन होने के बाद यही एक ऑप्शन है कि सहानुभूति वोट हमको चाहिए? कार्यकर्ता जो वहां पर लगातार मेहनत कर रहा है, 15 साल विपक्ष में कांग्रेस रही, 3 साल 4 साल सरकार आए हो गया, तो क्या जीवन भर वो संघर्ष ही करेगा? जीवन भर अपने नए लीडर के लिए केवल वो झंडा बुलंद करेगा, नारे बुलंद करेगा? चौधरी साहब, बिल्कुल, देखिए यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यदि मंडावी की पत्नी को टिकट यदि नहीं देती तो भी कांग्रेस की जो है आलोचना की जाती। यही कार्यकर्ता जो है भूपेश बघेल की और कांग्रेस की आलोचना करते। यही तो विरोधाभास है हमारे भारतीय राजनीति का, और यही एक वजह है जिसकी वजह से राजनीति में अच्छे लोग आ नहीं रहे हैं, और जो जिताऊ कैंडिडेट होता है वही आ रहा है और वही आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर जो है हम लोग जो है कुछ भी हम लोग कहें तो हमारे बातों का कोई महत्व नहीं है, तवज्जो नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति इस समय इसी तरह के परंपराओं में, मूल्यों में जो है चल रही है और विश्वास करती है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जनता भी इन सब चीजों को समर्थन करती जा रही है। सुंदरानी साहब, उपचुनाव का हाल आप भी देखें, छत्तीसगढ़ की राजनीति को मुझसे बेहतर तरीके से आप समझते हैं। उपचुनाव साफ है, सरकार जिसकी होती है वो, कोटा एक एक्सेप्शनल केस है, चौधरी साहब बैठे हुए हैं पर, बाकी जितने भी उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में उसमें जिसकी सत्ता रही वो उपचुनाव जीता है। अभी भी उम्मीद है कि भानु प्रतापपुर जीत जाएंगे? अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जीतेगी। कांग्रेस की विफलताओं पे हम जीतेंगे। कांग्रेस से लोग त्रस्त हैं, इसलिए हम जीतेंगे। बाकी 4 उपचुनाव में त्रस्त 15 साल, देखिए उस वक्त नई नई सरकार बनी थी और चूंकि सरकार को एक अवसर जनता देना चाहती है और कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर जनता को गुमराह करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से लेकर किया है और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके खैरागढ़ में जिला बनाने की घोषणा किया। इन्होंने बना भी दिया, जिला बना भी दिया, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन क्या हर विधानसभा के उपचुनाव में या आने वाले 2023 के चुनाव में क्या 90 जिले बना देंगे क्या छत्तीसगढ़ के? अगर ये जिला बनाने की घोषणा कर दी तो काट क्या है आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास, ये तो बता दीजिए। देखिए, हम कार्यकर्ताओं के दम पे कांग्रेस की विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने आरक्षण में आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ किया है और ये दिखने को आएगा भानु प्रतापपुर से कि आदिवासी समाज इनकी बपौती नहीं है। आदिवासी समाज स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम समाज है, पढ़ा लिखा समाज है और गरीब होने के बाद भी वो जागरूक समाज है। ठीक है सुनील साहब, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आए ये ना बोले भारतीय जनता पार्टी कि भाई ये चुनाव तो प्रशासन ने लड़ा था, सीएम ने लड़ा था, चुनाव के लिए पहले जिला बनाने की घोषणा कर, ये सब नहीं होना चाहिए जिस दिन रिजल्ट आए। उम्मीद करता हूँ अमित जी, ये जो सावित्री जी का नाम चल रहा है, संतुष्ट हैं आप? ऐसे में तो कार्यकर्ता साथ कैसे खड़ा होगा? बिना कार्यकर्ता के क्या चुनाव जीता जा सकता? केवल सहानुभूति वोट के ना सहारे नैया पार होगी ऐसा नहीं। और दूसरा ये है, शुरू के 3 साल में अगर उपचुनाव होता है, चौधरी साहब यहां पर बैठे हुए तो आसान होता है। आखिरी के 8 से 9 महीने जब आपको अगले विधानसभा चुनाव में जाना है और मेन चुनाव पे जाना है, फाइनल में जाना है, उस समय आप चुनाव होने जा रहा है, थोड़ा सा कठिनाई नहीं लग रही इस चुनाव में? देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि कोई भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीरेश ठाकुर जी का भी नाम गया, बहुत से नामों पे चर्चा हुई है और अगर सिर्फ सहानुभूति वोट बटोरने के लिए देना रहता तो एक ही नाम जाता। लेकिन कार्यकर्ता बीरेश ठाकुर जी बहुत पुराने हमारे नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जिस प्रकार से उनका एक रसूख वहां पर है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले जो विधानसभा चुनाव में उन्हें लगभग 14,000 वोट से ज्यादा इस क्षेत्र से वोट मिला था भानु प्रतापपुर से। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती है और शायद जैसा आपने कहा, शायद इसीलिए आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ बैठ के डिबेट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा, बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता ने जब अगर आरोप लगाया कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, उस प्रवक्ता को ही हटा दिया गया। और मैंने तो आपको बताया ना कि 52 लाख अगर आप मिस्ड कॉल के कार्यकर्ता बनाए थे तो 38 ही क्यों वोट मिला? मतलब कार्यकर्ता आपसे रुष्ट है। और रही बात, आप सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को है। आप देखिए कि आज हम जीत जाएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। लेकिन आप अभी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। बिल्कुल, आप तीनों ब्यूरोक्रेट्स को लाकर टिकट दे रहे हैं, कार्यकर्ता का सम्मान कहां हुआ?
किस आपने सीट पे चौधरी जी को नहीं लाया क्या नहीं, इस्तीफा दिलवा वो के? एक में आप लाए तो ठीक है, हम लाए तो पाप हो गया। तीनों एक जिले की लगी सीटें। अरे वो तीनों आप जो अधिकारियों व्यक्ति को हमारी रिजाइन पार्टी में करा ज्वाइन के, करना चाहता तो है, सबका जो स्वागत कार्यकर्ता है। आपका आप दरी करें तो उठाते ठीक, रहा, हम करें तो पाप, ऐसा थोड़ी जो होगा। कार्यकर्ता आपका दरी उठाते रहा, जो हमारे यहाँ तो पार्टी में कार्यकर्ताओं का 15 सम्मान साल जिस होता है, कार्यकर्ता ने आपको हटा संघर्ष देते हैं, आवाज जो उठाता है उसको हटा देते हैं। रिटायरमेंट के बाद या तो उसको रेजिग्नेशन दिलवाकर, अभी तक जो सामने आ रही चीजें वो बेहद साफ है कि कहीं ना कहीं सावित्री मंडावी को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना सकती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भानु प्रतापपुर क्षेत्र का कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ देगा, और भारतीय जनता पार्टी से भी वही सवाल, क्या 2008 का चेहरा 2022 में होने वाले उपचुनाव में क्या बीजेपी की नैया पार लगा पाएगा? हम सबको इंतजार रहेगा। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।